हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने स्टडी किया था सेल साइकिल या सेल डिवीज़न क्या होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि जो सेल डिवीज़न होता है ये 3 टाइप्स होता है। एक ए माइटोसिस डिवीज़न होता है, दूसरा माइटोसिस डिवीज़न होता है और तीसरा मियोसिस डिवीज़न होता है। तो कल हमने ए माइटोसिस को कंप्लीट किया और हमने माइटोसिस शुरू किया था। माइटोसिस में हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस कितने स्टेप्स में क्लियर होता है, ठीक है। तो माइटोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पहला पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए, माइटोसिस डिवीजन कैन बी स्टडी अंडर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? उस डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अगर आपको देखने को मिले तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी जो माइटोसिस है इसमें आपको 2 डिवीजन्स देखने को मिल जाते हैं। एक न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में आपको पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस में डिवीजन देखने को मिलेगा, देन उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म में आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि रूट ऑफ टिप इज द बेस्ट प्लांट मटेरियल स्टडी इन माइटोसिस इन द क्लासरूम। यानी माइटोसिस को स्टडी करने क्लासरूम में, क्लास में स्टडी करने के लिए जो प्लांट बेस्ट मटेरियल है वो कौन होता है? रूट टिप होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ क्या करें? स्ट्रेट सिमिलरिटीज बिटवीन क्रोमोजोम ऑफ द वेरियस सेल विद इन द सेम टिश्यू ऑफ द प्लांट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। प्रोसेस जो माइटोसिस है इसमें आपको सेम टिश्यू और सेम सिमिलरिटीज या सेम क्रोमोजोम्स आपको देखने को मिलती है। तो आइए हम पहले को डिस्कस करते हैं कि कैरियोकाइनेसिस। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है ये 2 स्टेप्स में क्लियर है। एक न्यूक्लियस का डिवीजन जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं, दूसरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसे हम साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं। तो हम इसमें हम पहला देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस क्या कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस में पहला पॉइंट देखिए, कैरियोकाइनेसिस क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट इज़ न्यूक्लियर चेंज। इट इज़ यानी इसमें क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस में चेंज होता है। न्यूक्लियर चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियस में आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, उसी को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड डिजाइबल इनटू, ये कितने में डिवाइडेड होता है? तो इसमें 4 फेजेज आती हैं। पहला आता है प्रोफेज आता है, दूसरा मेटाफेज आता है, तीसरा एनाफेज आता है और जो फोर्थ एंड लास्ट होता है वो आता है एनाफेज। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। प्रोफेज पहले आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टेलोफेज आता है। अब हम इनको क्या करेंगे? 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड। देखिए, सेकेंड पॉइंट वो ये करे कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ माइटोसिस। यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट यानी कि जिस वे में आपको लर्न करना है वो क्या है? पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा और लास्ट में क्या आता है? टीलोफेज आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए पहले स्टेप्स को क्लियर करते हैं कि प्रोफेज क्या होता है या प्रोफेज हम किसको कहते हैं। तो कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोफेज इज़ द फर्स्ट स्टेज। ठीक है भाई, पहला स्टेज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप ऊपर देख लीजिए, ऊपर आपको मैंने बताया है कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये 4 फेजेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज क्या है? प्रोफेज है। तो ये कह भी रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है? कि प्रोफेज इज़ द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट ऑफ द 4 फेजेज, यानी कि वो जो 4 फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेजेज हैं, इन फेजेज में जो सबसे लंबा फेज टाइमिंग जो लेती है वो कौन लेती है? प्रोफेज ही लेती है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? कह रहा है कि क्रोमैटिन ऑफ न्यूक्लियस बिकम कंडेंस्ड, यानी कंडेंसेंस लगता है, यानी कि आपस में जुड़ने लगते हैं और आपस में जुड़कर वो क्या करते हैं? क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट को देखिए, थर्ड पॉइंट कह रहा है क्रोमोजोम रेप्लिकेशन अकर इन प्रोफेज, यानी जो क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन होता है वो आपको प्रोफेज में देखने को मिल जाता है। ईच क्रोमोजोम कंटेन्स 2 क्रोमेटिड्स, यानी कि प्रत्येक क्रोमोजोम्स में आपको 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है? फोर्थ पॉइंट देखिए, कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एट लेट प्रोफेज। यानी अगर आप अब ऐसे जनरली देखेंगे तो जो प्रोफेज होता है ये 2 स्टेप्स में क्लियर होता है। पहला होता है अर्ली प्रोफेज और दूसरा होता है लेट प्रोफेज। जो अर्ली प्रोफेज होता है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होता है, सॉरी क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। क्रोमैटिन का जब कंडेंसेशन होता है जिससे क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस होता है अर्ली प्रोफेज में। और जो दूसरा स्टेप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस का जो डिसअपीयर होना है, ये कब होता है? ये लेट प्रोफेज में होता है। तो आप
और जानते रहिएगा कि जो प्रोफेज होता है 2 स्टेप्स में क्लियर होता है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सेंट्रियोल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रोफेज, यानी जो सेंट्रियोल होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोफेज यानी सेल डिवीजन जो प्रोफेज चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज इनिशिएशन डिवीजन, यानी कि जो सेंट्रोसोम है यह डिवीजन इनिशिएशन डिवीजन में क्या करता है, कार्य करता है, हेल्प करता है। सेवन्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि द सेंट्रियोल डिवाइड इनटू 2, यानी जो सेंट्रियोल्स होता है ये डिवाइड कर जाता है, ठीक है। फ्रॉम ईच सेंट्रियोल एराइज रेडिएटिंग फाइबर्स, यानी कि वो क्या करते हैं, फाइबर्स को एराइज करते हैं। द अपीयरेंस ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड एस्टर्स, 2 एस्टर्स इज नोन एज एम्फी-एस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एम्फी-एस्टर्स, जब 2 एस्टर्स होते हैं तो उसको हम एम्फी-एस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, 2 एस्टर्स मूव अपार्ट एंड फाइनली रीच टू पोल्स एंड द इंटरकनेक्टेड विद स्पिंडल फाइबर्स, यानी कि जो सेंट्रियोल्स जो फाइबर्स है वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स पर डाइवर्ट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं और क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। 8 पॉइंट को देखिए, स्पिंडल फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये माइक्रोट्यूबुल से राइज होते हैं और किसके बने होते हैं, एक प्रोटीन के बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बातें समझ में आ रही है। आइए 10th पॉइंट को देखते हैं। 10th पॉइंट क्या कर रहा है, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी जो सेंट्रियोल्स होता है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एस्ट्रल फाउंड इन एनिमल सेल एंड आल्सो इन सम लोअर प्लांट्स, यानी आपको जो एस्ट्रल है ये आपको कहाँ पे देखने को, एनिमल सेल्स में तो मिलता ही है, उसके साथ साथ कुछ आपको लोअर प्लांट्स में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। 11th पॉइंट क्या करा है, 11th पॉइंट करा है सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, यानी जो सेंट्रियोल होता है ये इसमें एब्सेंट होता है, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एनेस्ट्रल माइटोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर प्लांट, यानी कि आपको जो हायर प्लांट्स दिखते हैं उनमें आपको एनेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये पहला पॉइंट था, क्या था, पहला पॉइंट था प्रोफेज था, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे मेटाफेज, यहाँ पर क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है। सेकंड होगा मेटाफेज हम देखेंगे। तो मेटाफेज में देखिए, मेटाफेज में पहला पॉइंट क्या करा है कि क्रोमोसोम अंडरगोज मैक्सिमम कंडेंसेंस ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ द सेल फॉर्मिंग इक्वाटोरियल प्लेट, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये मैक्सिमम कंडेंसेंस होते हैं, यानी कि ये संघनित हो जाते हैं और कहाँ दिखते हैं, कोशिका के इक्वाटोरियल प्लेट यानी कि जो सेल होती है उसके बीचों बीच में आपको ये दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज, सेकेंड पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम ओरिएंट टर्म इक्वाटोरियल प्लेट, वही बात है कि जो मेटाफेज के दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इक्वाटोरियल प्लेट्स पर ओरिएंटेड यानी आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट को देखिए, क्रोमोसोम्स आर मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड कैन बी काउंटेड ड्यूरिंग मेटाफेज, यानी अगर आपसे पूछा जाए हम कि क्रोमोसोम्स को हम कौन से फेज में अच्छे से देख सकते हैं या कौन से अच्छे फेज में हम इसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं या कैसे होते हैं, तो वो कौन सा फेज हो जाता है, वो मेटाफेज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट को देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या करें, द सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, यानी कि मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर्स होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं किसके साथ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ। फिफ्थ पॉइंट क्या करें, बेस्ट स्टेज, अभी मैंने आपको बताया कि ये बेस्ट स्टेज है ऑब्जर्व करने का, क्या, शेप साइज नंबर इन क्रोमोसोम, यानी कि जो शेप साइज नंबर है इनको आप ऑब्जर्व करने के लिए कौन से फेज को देखिए, तो आप मेटाफेज को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम्स की कैसी साइज होती है, कैसा शेप होता है और कितने नंबर्स होते हैं। द चीफ फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम मूवमेंट, यानी कि सेंट्रोमियर्स का फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है क्रोमोसोम्स के मोमेंट में, यानी कि अप एंड डाउन्स एंड इक्वाटोरियल में इक्वली लाने के लिए, यानी कि बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। आइए 7th पॉइंट को देखिए, 7th पॉइंट, मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन मियोटिक स्पाइंडल्स इज डिपेंडेंट ऑन एसोसिएटेड स्पिंडल फाइबर्स विद सेंट्रोमियर्स, यानी कि जो मोमेंट्स होता है किसका, क्रोमोसोम्स का, वो स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और सेंट्रोमियर्स से जो स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं उनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट को देखिए, 8 पॉइंट क्या करें, कह रहा है कि ड्यूरिंग मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स एपरेटस आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, काइनेटो माइक्रोट्यूबुल्स हो सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, पोलर माइक्रोट्यूबुल्स हो सकता है, और एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए सेकेंड यहाँ पे थर्ड, अभी हम लोग मेटाफेज देखें,
अब हम लोग थर्ड देखेंगे, तो थर्ड में यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। थर्ड में हम क्या देखेंगे, एनाफेज देखेंगे। एनाफेज क्या होता है, एनाफेज में देखें ड्यूरिंग एनाफेज सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स टेक प्लेस। यानी एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स अभी आपस में जुड़े हुए थे, क्रोमोजोम्स स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा जुड़े हुए थे, उनका क्या होता है सेपरेशन। जब क्रोमोजोम सेपरेट होता है तो क्रोमेटिड्स में टूट जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, सेपरेट होता है। तो क्रोमेटिड्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स द पोल। यानी जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने अपोजिट पोल्स डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। सेकंड पॉइंट क्या करा है, सेकंड पॉइंट करा है कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम टेक्स प्लेस एट एनाफेज। यानी कि अगर पूछा जाए कि क्रोमोजोम्स का सेपरेशन कब होता है या किस फेज में होता है, तो क्रोमोजोम का सेपरेशन जो होता है वो एनाफेज में आपको देखने को मिल जाता है। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन एनाफेज। जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचित होते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, पोल्स की ओर, ठीक है, तो उसी समय क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स होता है वो क्रोमेटिड में डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। और ये कौन से फेज में होता है, तो एनाफेज में होता है। फोर्थ पॉइंट क्या करें, फोर्थ पॉइंट करें कि मियोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज। यानी जो एनाफेज है वो डिफरेंट है किससे, मेटाफेज से। क्या होता है, डिफरेंस होता है। किस में डिफरेंस होता है, तो प्रोसेसिंग सेम, नंबर क्रोमोजोम एंड हाफ, ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एनाफेज इज शॉर्टेस्ट ऑफ 4 फेजेज इन ड्यूरेशन। यानी कि जो एनाफेज होता है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, यानी सबसे छोटा फेज होता है, सबसे कम समय के लिए होता है इन 4 प्रकार के फेजेज में। और अगर कोई आपसे पूछे लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है, तो लॉन्गेस्ट फेज मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि प्रोफेज जो होता है इन चारों फेजेज में से सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, जबकि जो एनाफेज होता है इन चारों फेजेज में से सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा फेज होता है। आइए चौथे एक देखते हैं। चौथा क्या है, हम टीलोफेज को देखते हैं। टीलोफेज किसे कहते हैं या टीलोफेज क्या होता है। टीलोफेज को देखिए, टीलोफेज में पहला पॉइंट, टीलोफेज इन द सेंस इज रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। यानी कह रहा है कि जो टीलोफेज को देखेंगे तो सेंस में जो जिस तरीके से प्रोफेज होता है उसी के सेंस में रिवर्सिबल है, किसका है, प्रोफेज का। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, क्रोमोसोम्स फॉर क्रोमैटिन नेटवर्क। जैसे प्रोफेज में क्या हो रहा था, प्रोफेज में क्रोमैटिन नेटवर्क से क्रोमोजोम्स बन रहा था, और यहाँ क्या होता है, क्रोमोजोम्स से क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाते हैं। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपेयर। जबकि प्रोफेज में आपने देखा था कि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट को देखें। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि टीलोफेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई। यानी कि टीलोफेज में क्या हो जाता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। आइडेंटिकली इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। यानी कि जो क्रोमोजोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो इक्वल होता है दोनों जो न्यूक्लियाई बनती हैं उनमें। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, फोर्थ पॉइंट कर रहा है कि आफ्टर माइटोसिस द क्वांटिटी ऑफ डीएनए ईच डॉटर सेल न्यूक्लियस विल बी सेम इन द पैरेंट न्यूक्लियस। यानी जो मैंने आपको कल डेफिनेशन बताया था कि 1 मदर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स और डीएनए मटेरियल इक्वली आर सेम टू मदर सेल्स। ठीक है, यानी जो भी डॉटर सेल्स बन रही है, डॉटर सेल्स के जो न्यूक्लियस है उनमें जो भी डीएनए है या जो भी क्रोमोजोम्स का नंबर या डीएनए की क्वांटिटी होती है वो सेम होती है अपनी ही पेरेंट से या अपनी ही मदर सेल्स के सेम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस आपको बताया गया कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये 4 स्टेप्स में क्लियर होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और हमने चारों को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है। आइए हम अब डिस्कस करते हैं साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस यहाँ पर लिखा गया कि साइटोकाइनेसिस, और हमने आपको बताया था कि जब कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही क्या होगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ कि 1 न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई, यानी एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ था। साइटोकाइनेसिस में देखें, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, जो साइटोकाइनेसिस है वो क्या करता है, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा है साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में क्या था कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ एनिमल सेल, यानी एनिमल के केस में सुनिए, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस थ्रू सेल फरो। यानी कि साइटोकाइनेसिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सेल फरो के द्वारा होता है। सेल फरो को समझिए यूं इस तरीके से कि कोई सेल्स है उसमें क्या हो, पेरीफेरी टू सेंटर, यानी पेरीफेरी टू सेंटर के ऊपर डिवीजन हो रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो एनिमल सेल है, और अगर सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा है तो हम देखते हैं वो प्लांट सेल है। तीसरा पॉइंट देखिए, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट।
यानी कि जो फरो आप देख लीजिए कुछ यूँ ऐसे करके ऐसे बनता है, ठीक है, ये फरो हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये कहाँ है, पेरीफेरी टू सेंटर की ओर जा रहा है, ठीक है। जबकि हम सेल प्लेट की बात करेंगे तो सेल प्लेट क्या होता है, सेल प्लेट में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बीच में आपको एक प्लेट दिखाई देगी और ये प्लेट क्या करेगी, पेरीफेरी की ओर चलेगी, यानी सेंटर टू पेरीफेरी। फोर्थ पॉइंट को देखिए, सेल वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल प्लेट विच इज आल्सो रिफर्ड इन फर्मोप्लास्ट, ठीक है, फ्रग्मोप्लास्ट यानी जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वह सेल प्लेट से होता है, ये किसको रिफर करता है, फ्रग्मोप्लास्ट को करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट को देखिए, फ्रग्मोप्लास्ट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला यानी जो बीच में आप देखेंगे सेल के जो बीच में ये वॉल बन रही है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, मिडल लैमेला कर रहे हैं। इसके कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फ्रग्मोप्लास्ट करता है। फ्रग्मोप्लास्ट इज रिलेटेड टू साइटोकाइनेसिस, जो फ्रग्मोप्लास्ट होता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये साइटोकाइनेसिस का भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टारगेट बायोलॉजी विद आशीष सर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको टेलीग्राम पे जो भी वीडियोज़ यहाँ पे दी जाती है उनका जो भी पीडीएफ होता है वो आपको वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। आइए सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होता है माइटोसिस का, क्यों जरूरी है माइटोसिस। तो हम कहते हैं माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, ये सेल डिवीजन का एक प्रकार का टाइप है विच टेक्स प्लेस इन ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइटोसिस क्यों जरूरी है, माइटोसिस इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ होने के लिए ही माइटोसिस की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा पॉइंट क्या करें, माइटोसिस इज बेसिस ऑफ एसेक्सुअल, यानी कि सेक्चुअली नहीं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। नहीं ये लास्ट पॉइंट है, द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। यानी कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है इसमें जो भी सेल्स बनती हैं वो अपनी मदर सेल्स के आइडेंटिकल होती हैं, सेम होते हैं, इक्वल टू इक्वल होती हैं, शेप एंड साइज, क्रोमोसोम नंबर, डीएनए मटेरियल, डीएनए अमाउंट, जो भी चीज़ें आप कह लीजिए वो इक्वली होती हैं, ठीक है। जबकि मियोसिस में इसका अपोजिट होता है, मियोसिस में जो भी सेल्स बनती हैं वो अपनी मदर सेल्स के क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनमें क्रोमोसोम्स नंबर्स हाफ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो माइटोसिस का टॉपिक था, ये माइटोसिस का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। कल से हम देखेंगे मियोसिस क्या होता है, मियोसिस को हम समझेंगे, मियोसिस कितने स्टेप्स में क्लियर होता है, मियोसिस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।